नाजरीन आदाब, मैं FM सलीम आज़ाद स्टूडियो में आपका इस्तकबाल करता हूँ। आपकी खिदमत में पेश है हमारा ख़ास प्रोग्राम बोल के लब आज़ाद है तेरे। नाजरीन, इस प्रोग्राम में हम सहाफ़त की दुनिया के सितारों से आपको रूबरू कराएंगे। सहाफ़त, जिसको आप मीडिया के नाम से भी जानते हैं, जमहूरियत का चौथा सतून माना जाता है। सहाफ़त ने आज़ादी की तहरीक में नुमाया रोल अदा किया है और उसके बाद भी अवामी हुकूक़ की हिफाजत में सहाफ़त का ख़ास रोल रहा है और ये सिलसिला जारी है। इस प्रोग्राम में इस बार हमारे साथ मौजूद हैं जनाब डॉक्टर इनामुर रहमान गयूर साहब। गयूर भाई आदाब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, आदाब। आपका इस्तकबाल है इस प्रोग्राम में। आज़ाद टीवी के सारे नाजरीन को मेरा आदाब। नाजरीन, गयूर साहब हैदराबाद के ख़ास सहाफ़ियों में अपना मुकाम रखते हैं। आपने 3 दहाइयों से ज़्यादा वक्त सहाफ़त को दिया है, खुसूसन सिटी केबल, DG केबल और ख़ास तौर पे जो है उर्दू नेटवर्क चैनल जो है SL ग्रुप का है, उसके क़याम SL ग्रुप का जो नेटवर्क चैनल था, उर्दू नेटवर्क चैनल, उसके क़याम में गयूर भाई का अहम रोल रहा है। आप ख़ास अपने जो है मुताले को लेकर और अपने रिसर्च को लेकर भी मकबूलियत रखते हैं। आपने तारीख़ में और उर्दू में MA की डिग्रियां हासिल की हैं और तर्जुमे में MPhil और PhD की डिग्रियां हासिल की हैं। मैं गयूर भाई का इस्तकबाल करता हूं और अब हम अपनी बातचीत का सिलसिला शुरू करेंगे। गयूर भाई, मैं आपका इस्तकबाल करता हूं फिर से। शुक्रिया। मैं सबसे पहले जानना चाहूँगा कि आप अपने बचपन की कुछ यादें, स्कूल के ज़माने की कुछ यादें हमारे साथ शेयर करें। जी, आपने बचपन की यादें, स्कूल की बात अगर छेड़ ही दी है तो कहने दीजिए मुझे कि मैं वो शख्स हूँ जो शायद ही ये कह सकता हो कि वो कभी स्कूल गया हो। और वालदा जब बचपन में कहती थी कि अजी तुम स्कूल नहीं जाते, तो मैं कहता था कि बड़े स्कूल को जाऊँगा मैं। तो किस्मत की करनी कुछ ऐसी हुई कि जब तक मैं MPhil में आके मानू में एडमिशन नहीं लिया, मैं जब तक किसी बाकायदा कॉलेज या यूनिवर्सिटी या बाकायदा अच्छे से स्कूल में अरसे दराज तक जो है तालिब इल्म भी नहीं रहा। कभी उर्दू मीडियम आदिलाबाद में, कभी तेलुगु मीडियम चित्तूर में, कभी यहाँ से वहाँ, कभी वहाँ से यहाँ। हक़ बात यह है कि मेरी कोई भी जितनी भी स्कूल की तालीम थी वो बड़ी उखड़ी उखड़ी बिछड़ी बिछड़ी सी थी। चुनाचे मैं मैट्रिक पास करने के बाद फिर जो 5 साल का दौर था इंटरमीडिएट और BA वगैरह करने का, वो सारी पढ़ाई भी मैंने प्राइवेटली की और उसके बाद भी मेरी पढ़ाई का सिलसिला जो है प्राइवेटली एक्सटर्नली होता रहा, चाहे वो MA की उर्दू की पढ़ाई हो या MA हिस्ट्री की पढ़ाई हो। लेकिन MPhil में जब मैं रोल किया तो समझिए कि पहली बार ऐसा हुआ कि एक बाकायदा किस्म के इदारे में मेरी जो है मेरा दाखिला हुआ और मेरी शमूलियत रही उसके साथ। फिर PhD भी हुआ खैर से। और MA के इम्तिहान क्या एक वाक़या बताऊं आपको कि मैं जिस यूनिवर्सिटी में MA का पहला पर्चा लिखने वाला था, उस दिन उसी यूनिवर्सिटी में एक सेमिनार को भी एड्रेस कर रहा था। और जैसे आपने अभी हवाला दिया है कि उर्दू टेलीविज़न नेटवर्क का मेरा वास्ता जो रहा था, उसके बिना पर जब ETV उर्दू वालों ने 10 ईयर्स ऑफ उर्दू टेलीविज़न पर एक सेमिनार रखा, तो उर्दू टीवी के पुराने लोगों में मेरा भी नाम होने के नाते मुझे बुलाया गया था। तो मैंने ये कहा कि उर्दू टीवी के 10 ईयर्स नहीं हुए, ये उर्दू टीवी के 11वां साल है, लेकिन ETV उर्दू का 10वां साल है और आप लोगों को मुबारक हो। तो यूँ थी शुरुआत और तालीमी जितना भी सिलसिला रहा वो ऐसा रहा। गैर भाई, अक्सर जो अपने बचपन की याद ताज़ा की, उस वक्त कहा जाता था और मैंने जो अपने सीनियर से जब मुलाकातें की थी तो वो ये बताते थे कि अक्सर जो बाहुनर बच्चे हैं वो स्कूल के बाहर ही ज़िंदगी बनाते हैं अपनी। तो ये उस वक्त ज़्यादातर जो एडमिशन्स होते थे 5वीं 6वीं 7वीं जमात में भी हुआ करते थे, तो ऐसा उस मंजर को भी बताइए कि क्या हुआ करता था। वो जिस स्कूल में भी डाला गया, देखिए मैं मुश्किल से कहूँ आपसे कि बेंगलुरु में मेरी तालीम की शुरुआत हुई और मैं बिल्कुल KG स्टैंडर्ड में, बिल्कुल नर्सरी में मेरा दाखिला हुआ तो 1 महीने 1.5 महीने में मुझे A क्लास में डाल दिया गया। बहरहाल वो 6, 8, 10 महीने का जो दौर रहा
उसमें ये हुआ कि अंग्रेज़ी का फाउंडेशन मेरा पड़ गया, और वो फाउंडेशन हमेशा मुझे काम आया। मैं हमेशा से ठीक ठाक किस्म की अंग्रेज़ी बोलता था अपने दूसरे साथियों के बनिस्बत, मगर ये नहीं कि बहुत अच्छी अंग्रेज़ी बोलता हूँगा, वो एक और बात। मगर उसके बाद जितनी भी स्कूलों में एडमिशन्स हुए, वो हुआ, उसमें कभी इम्तिहान नहीं दे सका, कभी जो है इम्तिहान से पहले तबीयत ख़राब हो गई, या इम्तिहान से पहले वालिद का तबादला हो गया और वो मुझे लेकर चले गए। मैं ज़रा शरारती किस्म का था, तो मुझे अपनी नज़र के सामने रखते थे, तो कभी उर्दू मीडियम में पढ़े, कभी तेलुगु मीडियम में पढ़े, और जैसा भी पढ़े बहरहाल वो है। ये नहीं कह सकता मैं कि कोई बाकायदा स्कूल में बहुत लंबे अरसे तक नहीं, खैर रहे। हमारे लिए खुशकिस्मती है कि अगर आप रेगुलर स्कूल में जाते तो शायद वो हमारी किस्मत में ना होते और कहीं और जो है मेरे मौजूद होते। मेरे लिए खुशकिस्मती की बात थी कि मैं उन दिनों मुतालिया मेरा बराबर होते रहा किसी न जी किसी जी उन्वान से, चाहे वो फिक्शन ही क्यों ना पढ़ता रहा हूँ मैं। लेकिन ज़्यादा अहम मैं इस बात को समझता हूँ कि मैंने इंटरमीडिएट और ग्रेजुएशन के जो 5 साल है, जी। उसमें जानबूझकर मैंने कोई कॉलेज में दाखिला नहीं लिया, क्योंकि मैं देखता था कि सारे लोग कॉलेज को जाते हैं और फिर जो है होटल में बैठकर वक्त गुजार के आ जाते हैं। मैं घर में रहता था तो कुछ ज़्यादा जो है बहुत मुताबिक। प्रोडक्टिव काम तो नहीं करता था, लेकिन फिर भी मुताले का मुझे वाफर मौका जी मिला, और मैं मुतालिया वाफिर किया भी। उस ज़माने में जो कुछ मैंने मुतालिया किया, खुसूसन उर्दू लिटरेचर का, वो मुझे कई साल बाद एमए में काम आया। और इस वजह से मैं एक पढ़ा लिखा आदमी समझा जाता था, बावजूद इसके कि बाकायदा मैंने कोई वो नहीं फिर भी आपने तरीका। सहाफत की दुनिया में कब कदम रखा और किस ये नौयत का काम था? पढ़ने का शौक़ और मुताले के शौक़ ने मुझे एक बार जो है ऐसा मौका फराहम किया कि मैंने किसी और पे नहीं, डायरेक्ट जो है इलस्ट्रेटेड वीकली के खुशवंत सिंह जो मेरे हीरो होते थे, उन्हीं के तकरीबन गिरेबान पे हाथ डाल दिए जैसी बात है, कि मैंने उनको लान तान कर दिया खत लिखकर कि साहब आपने लिखा है कि एन इवनिंग विद देवानंद एंड हिज वाइवैशियस वाइफ, ऐसा लिखा आपने। आपने इस इन दिस एज ऑफ एक्यूट newsprint shortage, you have wasted valuable newsprint and haven't given us any worth of it, and please give us the worth of it, Mr. खुशवंत सिंह। और ये बात मैंने उनसे लिखी तो उन्होंने उस खत को छाप दिया। तो अच्छा। ये मेरे पहला वो था इलस्ट्रेट उतनी का वीकली। इलस्ट्रेटेड वीकली में, कि मैंने एडिटर को तकरीबन लान तान की उन पर, उस पर भी जो है उन्होंने इतनी मेहरबानी की कि उस खत को छापा। मेरी हौसला अफजाई हुई एक तरह से। और फिर ये हुआ कि मैं इंटरमीडिएट के दौरान में कुछ थोड़े से अरसे के लिए एक अखबार से मुताल्लिक हो गया, जिसमें मेरा काम न्यूज़ का तो नहीं था, मार्केटिंग का था। लेकिन मैं मार्केटिंग की गरज से जो है न्यूज़ बनाना पड़ता था मुझे। कभी कोई सी सर्कस पे रिव्यू लिख दिया, तो कभी किसी फिल्म पे लिख दिया, वो भी तेलुगु फिल्म पर रिव्यू लिख दिया, तो कभी हिंदी फिल्म पर रिव्यू लिख दिया। बहरहाल ये मेरी शुरुआत थी, समझे आप, सहाफ़त में। और इस बीच आपने जो है वो इंटीरियर डिजाइनिंग वगैरह के शोबे में भी काम करने ये का कुछ इत्तेफाक हुआ। ये कुछ उसके बाद की बात है। मेरे ग्रेजुएशन होने के बाद जो है मैं बहरीन चला गया, और बहरीन में एक मैनेजरियल पोजीशन थी, अच्छा खासा जॉब था, ठीक। लेकिन फिर कुछ ऐसा एक अपहीवल आया कि मुझे वो छोड़कर वापस अपने वतन आ जाना पड़ा। तो बिल्कुल अपने ही वतन में परदेसी जैसी हालत हो गई, क्योंकि सब कुछ छोड़ छाड़ के गए थे हम, और हमारे भी सारे लोग सब कुछ जा चुके थे यहाँ से। ख़ानदान के लोग, वालदा और छोटे भाई बहन कनाडा वगैरह में थे, दूसरे भाई वगैरह इधर उधर थे। तो फिर बहरहाल किसी तरह जो है इंटीरियर डेकोरेशन की लाइन में आ गए, तो 10 साल उससे रोटी कमाई, और इज़्ज़त से कमाई। ये बड़े कमाल की बात है। जी हालांकि हकीकत ये है कि मुझे बिल्कुल भी टेक्निकल किस्म की चीज़ों से मेरा दिल घबराता है, मैं एक सीधी लकीर भी नहीं उतार सकता। लेकिन 10 साल मैंने बड़े अच्छे ऑर्गेनाइजेशंस को बड़ी अच्छी सर्विस दी, उनसे पैसा भी कमाया, इज़्ज़त भी कमाई। और दूसरे लोग मैं देखता था उनको वैसी इज़्ज़त नहीं मिलती जैसे मुझे देते थे लोग। गैरिसन इंजीनियर के प्रेम जी साहब जी हो, जी जी। या जो है यूको बैंक के राघवेंद्र राव साहब हो, या भारत डायनेमिक्स के मोहन रेड्डी साहब हों, ये ऐसे मेहरबान लोग थे जिनके एहसानों को मैं बिल्कुल नहीं भूल सकता था। बड़े ही इंटेलिजेंट, बड़े ही हौसला अफ़ज़ा किस्म के लोग थे। अल्लाह उनके साथ अच्छाई के मामले करे। उसके बाद आप सिटी केबल से जुड़ गए। जी हाँ, उसके बाद कुछ सालों के बाद जो है ये हुआ कि मैं वो लाइन से भी कुछ बाहर, कुछ हालात बने, दोस्तों का दबाव भी था, ख्वाहिश भी थी। मैं फिर सऊदी अरब चले गया, लेकिन वहाँ पर हालात के अच्छे बेहतर होने का मौका आया ही था कि ये महसूस होने लगा कि बेगम और 3 बच्चों को, 3 बच्चों को, बल्कि चौथा बच्चा मेरे जाने के कुछ महीनों बाद हुआ। तो उनको छोड़कर दूर रहना ज़रा जी उनके जी। साथ नाइंसाफ़ी होगी, तो मैं फिर आ गया।
वापस आने के बाद फिर इत्तेफाक की बात है, मैंने एसएल ग्रुप यानी जी टीवी के जी ओनर्स, जी उन लोगों के पास अप्लाई किया। मुझे इत्तेफाक से इंटरव्यू के लिए बुला लिया गया, बल्कि इंटरव्यू के लिए इत्तेफाक से हैदराबाद में ही एक सूरत निकल आई, और वो साहब ने मेरा इंटरव्यू किया, और अच्छा इंटरव्यू रहा। वो भी बड़ा खुले दिल के आदमी थे, मैं भी बड़ा बेबाक होकर अपने बारे में बोला। वो बहुत खुश हुए और मुझे बोले कि क्या आप बम्बई या दिल्ली में काम करना चाहोगे। मैंने कहा कि साहब करना बाहर था तो फिर सऊदी अरब ही क्या बुरा था, लेकिन बहरहाल हैदराबाद में फिर पोस्टिंग लेनी थी तो ज़रा उनके ख्याल में मेरे लिए ज़रा छोटा पोजीशन था वो। लेकिन फिर भी जो है यहाँ का पूरे सारे डिस्ट्रिक्ट्स जी में जी जी के बिल्कुल। बिजनेस मैनेजर थे हम। कभी फ्लाई करके तिरुपति जाते, कभी फ्लाई करके वाइजैक जाते, तो वहाँ से जो नीचे आते का सफ़र रहता था वो डिस्ट्रिक्ट कवर करते आते, तो वो इस फर्स्ट बिल्कुल। क्लास के ज़रिए आते थे और उसमें जो है अपनी रिपोर्टें बना लेते थे। तो बड़ा अच्छा दौर गुजरा वो, बहुत सारा एक्सपोजर मिला, आंध्रा के अजला को करीब से देखने का मौका मिला। मुझे उस वक्त भी महसूस होता था कि ये इलाका कितना ज़रखेज़ और कितना सरसब्ज है, और हमारे पास का ऐसा नहीं है तेलंगाना का। तो मुझे एक तरह की वो एक चुभन सी महसूस तो होती थी उसकी। लेकिन बहरहाल वो दौर था, बड़े दिनों तक सिटी केबल में अच्छा कामकाज जो है चलते रहा। सिटी केबल के एक तारीखी काम या अहम काम जी जिसको मैं समझता हूँ वो ये है कि सिटी केबल वालों या एसएल ग्रुप वालों को एक तामुल था जी कि वो लोग जो है ओल्ड सिटी में केबल नेटवर्क शुरू नहीं करना चाहते जी थे। जी जी तो मैंने कहा क्यों नहीं, वो सुना है वहाँ के लोग ज़रा वो हैं, पैसे ऐसे नहीं देते। मैंने कहा कि वहाँ के लोग लाइट का बिल भी भरते हैं, पानी का बिल भी भरते हैं, और जो है क्या बात कर रहे हैं आप, तो अपन सर्विस देते हैं तो पैसे लेना अपना काम है, और जाहिर शायद है। दूसरे पुराने शहरों तो का तजुर्बा उनके साथ रहा होगा। जी, उनके वो ज़माने में कुछ जी ऐसा ज़हन बना हुआ था, जी जी ख़ुसूसन बिल्कुल। आंध्रा के जो है लोग थे, उन लोगों के पास तो जी वैसे ही ज़हन बिल्कुल। बना हुआ था। मगर वो ओल्ड सिटी में फिर जो है केबल नेटवर्क शुरू कराए, तो सिटी केबल का फैलाव सारे शहर में इतने मौसर तरीके से हो गया। और फिर वही दौर था जब फिर मैंने सजेस्ट किया कि हमको जो है यहाँ पर केबल न्यूज़ का भी जो है सिलसिला शुरू बहुत करना बढ़िया। चाहिए, क्योंकि बड़ी अहमियत रहती है उसकी। तो चुनाचे फिर यहाँ पर न्यूज़ भी शुरू हुई, शुरू। जिसके न्यूज़ के कैसेट्स लोड होते थे, और वो पूरे सेंटर्स को, सिटी में 5-6 सेंटर्स थे जिसके अंदर जो है वो जाकर वो होता था, वही न्यूज़ प्ले की जाती थी। तो उस ज़माने में एक एक ब्रॉडकास्ट से जी सारे नहीं था। नेटवर्क्स में नहीं आता था। उसी बात को मैंने समझकर जो है कमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट में कंपनी की तरफ से एक अर्जी दी कि साहब ये गो के 5-6 कंपनियां हैं यहाँ पर शहर में केबल का बिजनेस करते हुए, लेकिन इनका मालिक तो जो है एक ही है, तो पैसा एक ही जगह से जा रहा है, और चूंकि टेक्नोलॉजी के लिमिटेशंस हैं, इसी वजह से हम जो है हर एक ही जगह से नहीं कर सकते, आप हमसे सब जगह का अलग अलग टैक्स ना लें। तो वो बात काम कर गई और वो टैक्स का सिलसिला ही ख़त्म हो गया। तो उनके साथ रहते हुए ये भी एक काम जो है ऐसा था जो खालिस मेरे इनिशिएटिव पर जो है हुआ था। मेरे भी जब एसएल ग्रुप के साथ आप काम कर रहे थे तो उर्दू टेलीविज़न नेटवर्क का भी बड़ा काम था। और लेकिन ये बताया जा मतलब ये चर्चे इस बात के भी होते हैं कि उस ग्रुप में एक मुकदमाबाजी भी हुई और उसको आपने बहुत ही बहुत जद्दोजहद की और पूरा सामना करके लड़ाई की उसकी। जी हाँ, देखिए मेरी बदकिस्मती देखिए कि मुझे वी ग्रुप में ऊपर जी के टॉप बॉसेस ने जब ये सोचा कि भाई उर्दू का एक नेट वो शुरू करेंगे चैनल, तो छानने की कोशिश की गई कि ग्रुप में कौन है जो कुछ थोड़ा बहुत उर्दू भी जानता हो, अंग्रेजी भी वो है। तो उनकी गाज मेरे पे पड़ी, जैसे आज की प्रेस मीडिया की ज़बान में बोलते हैं कि वो अम्मा हैदराबाद में एक है, उनको बुला लिया जाए, वो उर्दू अंग्रेजी जानते हैं, कुछ मीडिया से, बिल्कुल कुछ एडवर्टाइजिंग मार्केटिंग का भी वो ज़ौक़ रखते हैं, कुछ मुतालिया। मैंने जर्नलिज्म भी जी किया था जी वैसे, बिल्कुल। बीए करने से पहले ही मैंने पीजी कोर्स कर लिया था जी जर्नलिज्म में जर्नलिज्म। बतौर वर्किंग जर्नलिस्ट। तो वो भी एक चीज़ मेरे फ़ायदे में चली गई। तो लेकिन 5-6 साल जो है इस ग्रुप में काम करने के बाद मुझे हेड ऑफिस बुलाया गया। हेड ऑफिस में ये जिम्मेदारी दी गई नए चैनल की, और वो चैनल का काम हो ही रहा था कि फिर कुछ ऐसे कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स थे, जैसा कि उमूमन होता है कॉरपोरेट्स के साथ, उन पे दबाव आने लगता है कि भाई ज़रूरत ही क्या है आपको उर्दू को प्रमोट करने की, ये वगैरह वगैरह। तो वो चैनल बंद कर दिया गया। तो मुझे कहा उन्होंने कि भाई आप जाइए। तो मैंने कहा ये कैसी बात हुई, आप मुझे वहाँ से मेरे जॉब से खींच के बुलाए और यहाँ से आप मुझे बोल रहे हैं टाटा, तो ये बात तो नहीं होती। तो मजबूरन उन लोगों ने मुझे टर्मिनेट किया, और मैंने वो टर्मिनेशन लेटर को लेकर जो पैसे मिले थे वो टर्मिनेशन के, वही पैसे वकील को देके उन्हीं पर मुकदमा कर दिया। और वो सिलसिला बहुत देर तक चला, बहुत दूर तक चला, लेकिन आखिरकार जो है
सिटी सिविल कोर्ट से भी और बाद में हाई कोर्ट से भी मुझे ये रिलीफ मिला कि ये माना गया कि मेरा टर्मिनेशन इलीगल था, उसका डिक्लेरेशन मिला। और जो हर्जाना मैंने मांगा था वो सारा उतना तो नहीं मिल सका, लेकिन माकूल किस्म का हर्जाना मिला, शिकायत नहीं कर सकते। मैं चाहता तो सुप्रीम कोर्ट को भी जाता था और हर्जाने के लिए कि एक मेरी मांग थी, लेकिन फिर मुनासिब नहीं समझा कि बहुत वक्त ख़राब किया जाए। बहरहाल एक पॉइंट को स्कोर करना था, अपनी बात को मनवाना था और अपना हक की जीत हक की जीत साबित करना था। इसीलिए मैं शायद हिंदुस्तान में पहला आदमी हूँगा जो एक कॉरपोरेट के ख़िलाफ़ जाकर, प्राइवेट कॉरपोरेट के ख़िलाफ़ जाकर जो है मैंने पब्लिक पॉलिसी को इन्वोक किया और करके ये कहा कि भाई आप, पब्लिक पॉलिसी कहती है इन लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले, आप बिला वजह के लोगों के एम्प्लॉयमेंट छीन रहे हैं। आपका चैनल बंद हुआ है, लेकिन मैं तो मुलाजिम असल वो चैनल का हूँ जो पेरेंट चैनल है, वो तो अभी भी है। बहरहाल इस तरह थोड़ी मालिक ने इज्जत भी रखी और लोगों की कदर भी मिली मुझे। बहरहाल ये ज़रूर है, मैं उनका भी ममनून हूँ और सारे लोगों का ममनून हूँ कि जिसके साथ भी मेरा वास्ता पड़ा, चाहे मेरी अपनी बिजनेस की लाइन में हो, चाहे मेरी प्रोफेशनल लाइन में हो, हर किसी ने मेरे साथ मोहब्बत, मुरब्बत और इज़्ज़त का बर्ताव किया और मैं उसके लिए शुक्रगुजार समझता हूँ। मैं जानना चाहूँगा कि हैदराबाद की जो उर्दू सहाफ़त है जी, उससे वो किस तरह की रही, उस आपकी नज़र में आप उसको किस तरह बयान करना चाहेंगे और किन सहाफ़ियों से आप मुतासिर रहे? देखिए ईमान की बात यह है कि जिस ज़माने में सहाफ़त में हम ज़्यादा दिलचस्पी ले रहे थे बतौर पेशा, या तो उस ज़माने में ज़्यादा लगाव जो है अंग्रेज़ी सहाफ़त से था। इलस्ट्रेटेड वीकली और इंडियन एक्सप्रेस और बाद में इंडिया टुडे, ये इससे हमारी ज़्यादा रग़बत रही। उर्दू गो के मैं बहुत पढ़ता था और बहुत दिलचस्पी रहती थी मेरी, लेकिन कई साल ऐसे भी आए जब उर्दू से कोई वास्ता ही नहीं रहा, सिवाय इसके कि कुरान शरीफ की जो तिलावत हर रोज़ाना होती थी उसका उर्दू तर्जुमा पढ़ के अपने को टच में रखे, क्योंकि ना किसी तरह से उर्दू का लिखना हो रहा था, ना किसी तरह से जो है किसी से मुरासलत हो रही थी, लेकिन उस तरह उर्दू से टच में रहा। लेकिन ये ज़रूर है कि मैंने बाद के दौर में जो देखा, पहले का जो दौर था शाहिद सिद्दीकी साहब का, वो बड़े बड़े और लोग थे, उन लोगों के जो दौर था, उस दौर को मैंने करीब से नहीं देखा, या हालांकि देख सकता था होगा, मगर ये बाद के लोगों में मुझे नसीम आरिफी साहब ने बहुत मुतासिर किया। नसीम आरिफी, अल्लाह उनको बरीफ़ रहमत करे, बड़े काबिल जो है सहाफ़ी थे। उनसे मैंने पूछा कि भाई इतवार के दिन तो आ सकते ना, उसमें आने में आपको क्या है? तो नसीम आरिफी साहब कहते हैं भाई इतवार का एक ही तो दिन मिलता है मुतालिया करने का मुझे। तो मैं समझता हूँ ये जो है सहाफ़ी होता है कि अपने फुर्सत के वक्त में सही पूछिए तो उसको मुताले के लिए ही वक्त नहीं मिलता। तो वो अच्छे थे। अता मोहम्मद साहब भी एक अच्छे वो थे और खूब लिखते थे वो भी। आज की भी लोगों में, अखबारों में हैं बहुत सारे अच्छे लिखने वाले। मैं रियाज जो सियासत के हैं उनको काफ़ी काबिल समझता हूँ और अच्छा बोलते भी हैं, अच्छा लिखते भी हैं। मीडिया के इलेक्ट्रॉनिक उसके जो है आसिफ अली हैं, वो भी अच्छा वो करते हैं। और हैं बहुत सारे लोग, अथर मोइन हैं, जावेद मोइन, अथर मोइन हैं, और क्या वजाहत, नईम वजाहत हैं, मुबशर हैं। ये ऐसे लोग अपना अपने तौर पर जो है काम कर रहे हैं। लेकिन ये ज़रूर है, ये मैं महसूस करता हूँ ज़रूर कि अंग्रेज़ी सहाफ़ियों के बमुकाबिल हमारे उर्दू सहाफ़ी अपनी इंशा पर्दाजी तो दिखाते हैं, बड़ी पकड़ के साथ अपने मौजू पर बात करते हैं ज़रूर, लेकिन उनमें वो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म का वैसा मादा नज़र नहीं आता मुझे, जैसा जो अंग्रेज़ी में देखने को मिलता है अक्सर। वो कोबरा पोस्ट वाले हुए या जो है वो तहलका वाले हुए, वो लोगों के अलावा भी और बहुत लोग, वो ज़माने में इंडियन एक्सप्रेस की इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म बड़ी धूमों में हुआ करती थी, और जो है चित्रा सुब्रमण्यम गालिबन, उसने जो है वो सा बोफोर्स वाले स्कैंडल को वो किया था और उससे हुकूमतें बदल गई साहब, ऐसी जर्नलिज्म। फिर हालिया दौर में राना अयूब ने बड़ी कारकर्दगी दिखाई, आपको उनकी जर्नलिज्म का लोहा मानना ही पड़ेगा। वो होती है जर्नलिज्म जिसके अंदर आदमी ना सिर्फ ये कि अपने निशान पे मरकूज रह के काम करता ही रहता है तवातुर के साथ, साथ ही साथ ये भी रहता है कि अपनी जान को भी खतरे में डाला रहता है, अपनी पहचान को भी छुपाया रहता है। बहुत कमाल की जर्नलिज्म रही है। हुकूमतें भी अपने फैसले बदलने पर मजबूर हो जाती जी जी, बेशक ऐसा हुआ। बिल्कुल हालिया दौर में हाल की बात है, पूनम अग्रवाल ने, जिसने वो इलेक्ट्रल बॉन्ड्स वाले मामले को एक्सपोज किया
और क्या नफासत से एक्सपोज किया, क्या गहराई में जाकर एक्सपोज किया। ये सारी चीज़ें देखता हूँ तो मैं बोलता हूँ कि सब असल जर्नलिज्म तो ये है। एक जर्नलिज्म थी वो बॉब वुडवर्ड और कार्ल बर्नस्टीन की, जो ऑल द प्रेसिडेंट्स मैन की किताब लिखी उन लोगों ने, और प्रेसिडेंट निक्सन को जो है इम्पीच कराया। वो भी उन लोगों की बड़ी वो थी। बाद के दौर में हर्ष मोर भी बहुत कुछ किए जर्नलिज्म में। और डायरेक्ट तौर पर जो है ये अगर नहीं भी हैं, जॉन पर्किंस सहाफ़ी के तौर पर उनको नहीं देखा जा सकता, तो भी जो है उनका काम भी बहुत अच्छा है कि उन्होंने बहुत सारी चीज़ों को ऐसा एक्सपोज किया। तो वैसे लोगों से बड़ी फिर भी कई उर्दू में मुताले की कमी और मौज़ूआत से जो भी सब्जेक्ट्स हैं उनके उनसे दिलचस्पी की कमी तो वजह नहीं रही कि बहुत मतलब बड़े पैमाने पे कोई ऐसे हंगामा खेज या तब्दीली वाले काम नहीं हुए। वो हालात बदल गए, चूंकि मीडिया में इंफॉर्मेशन एक्सप्लोजन ऐसी तेज़ी से हो रहा था कि वो इंफॉर्मेशन एक्सप्लोजन से कैचअप करने या उसके साथ इंटरफेस करने वाले वसाइल जो है उर्दू सहाफ़ियों के पास या मुस्लिम सहाफ़ियों के पास, बखुसूसन बर्र-ए-सग़ीर के, जो है कम ही रहे। उस वजह से शायद ज़रा पीछे पड़ गए हैं। लेकिन आप आज के दौर में अगर देखें बाहर के सहाफ़ियों को, जैसे मेहदी हसन हुए, उनकी उनकी जो भी रिपोर्टिंग है, उनका जितना कुछ भी सहाफ़ती कारकर्दगी है, काबिल सद तहसीन है। इससे कोई इनकार ही नहीं कर सकता कि वो दुनिया के किसी भी मंझे से मंझे हुए जो है सहाफ़ी के हम पल्ला होकर जो है काम करते हैं, चाहे वो तहकीक के मामले में हो, चाहे वो जिराह के मामले में हो। बहुत कमाल की सहाफ़त है वो लोगों की। आजकल बहुत से लोग खुल के, हमारे मुल्क में भी बहुत सारे जो है आज़ादाना तौर पर बहुत सारे जो है, हमारे शहर का ही अगर आप देख लें तो खुद ये आज़ाद रिपोर्टर के अबू अहमद साहब हैं, उनके काम को भी काफ़ी सताइश की नज़र से देखा जाना चाहिए। और मैं तो उनको इस मामले में भी हीरो मानता हूँ कि उनकी सहाफ़त के साथ साथ उनकी जो खिदमात रही हैं कौम के तई, बेलौस खिदमात रही हैं, और उनकी तशहीर वो नहीं करते, वो काबिल सब तहसीन है। जो गरीबों की शादियां कराना, बूढ़े लोगों के जो है तीमारदारी करना, होम फॉर द एजेड की देख रेख करना, ये सारे काम जो कर रहे हैं सहाफ़ी लोग, अपनी सहाफ़ती पोजीशन का भी फ़ायदा उठाते हुए उनको और फ़ायदा पहुंचा रहे हैं। तो ऐसे काम करना चाहिए, और यही मकसद होना चाहिए सहाफ़त का कि वो सिर्फ लिखने का या बताने का काम नहीं करे, बल्कि सोसाइटी के और प्रॉब्लम्स को भी जो है अपने साथ समेटते हुए उसके लिए भी कुछ करता हुआ चले आगे। फिर भी मुताले की जब बात आती है तो हाल ही में आपका जो मजमून पुलिस एक्शन के बारे में आपका एक मजमून रहा, जिसमें जो बातें खुसन एक कम्युनिटी और एक माशरे को निशाना बनाकर जो झूठ और अफवाहें फैलाई जा रही हैं, उस पर आपने बहुत मतलब बहुत ही क्या कहूँगा मैं कि एक बड़ा नुक्ता है जिस पर बहस होनी चाहिए। आपका क्या ख्याल है? नहीं, यकीनन ये होना चाहिए। देखिए, अगर पुलिस एक्शन सन 48 में हुआ, और सन 48 में जब हैदराबाद की तरफ फौजें भेजी जा रही थीं, तो उस वक्त साउथ इंडिया के जो कमांडर थे, GOC इन सी सदर्न कमांड, लेफ्टिनेंट जनरल राजेंद्र सिंह जी, उन्होंने अपने लोगों को, अपने कमांडरों को कहा था कि जेंटलमैन, यू आर गोइंग टू हैदराबाद टू असिस्ट द निज़ाम against the predations and the disturbances being caused by the communists and the Razakars, in that order। तो समझने की ज़रूरत है कि कम्युनिस्टों की तरफ से क्या हो रहा था। तो तेलंगाना के अजला में जो कुछ हो रहा था वो सारा कुछ गदर कम्युनिस्टों का फैलाया हुआ था, जो कि मद्रास प्रेसिडेंसी के इलाके, जिसके अंदर ये गुंटूर वगैरह आते थे, बहुत पहले गुंटूर भी हैदराबाद में ही होता था, तो वो लोगों के इलाकों से, वहाँ से जो लोग आते थे बिजवाड़ा वगैरह से, और उन लोगों ने हैदराबाद की बड़ी बड़ी ज़मीनों को, हैदराबाद के वसाइल को बड़ी ललचाई हुई नज़रों से देखना शुरू किया। तो उन्होंने एक फसाद बर्पा करने की कोशिश की कि भाई यहाँ के मजदूर तबके को, खुसूसन ज़रई मजदूर जो है, फार्मर, उसको जो है बहुत एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, जो कि हकीकत है। लेकिन ये एक्सप्लॉइटेशन कोई हुकूमत निज़ाम की तरफ से नहीं थी, या गवर्नमेंट लेवल के ऊपर नहीं थी, लोकल लेवल पर थी, जहाँ पर ज़मींदार, देशमुख लोग ये आवाम को एक्सप्लॉइट करते थे। और हमारे सूबे में और पूरे साउथ इंडिया में एक शर्मनाक चलन था, जो तकरीबन सतवाहनस के ज़माने से जो है चला आ रहा था। वो चलन था वेटी लेने का। वेटी एक ऐसा लेबर होता था जिसके अंदर जो है ज़मींदार के बुलाने पर मजदूर को नहीं, छोटे खेत के मालिक को अपना काम छोड़कर उसके खेत में आके काम करना पड़ता था।
और उसको सर्विस देनी पड़ती थी फ्री ऑफ कॉस्ट, और जब बोले तो ये चलन ज़माने दराज से तकरीबन 1,500-2,000 साल से है था। तो जिसके खिलाफ लोग उनको भड़का रहे थे, आंध्रा के लोग। और कम्युनिस्ट मूवमेंट उस जमाने में सन 45 के बाद, खुसूसन वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हो गई थी, तो कम्युनिस्ट मूवमेंट बड़े जोर और शोर से कई जगहों पर फैल रहा था। और इंपीरियल ताकतें, खुसूसन जो है कैपिटलिस्ट ताकतें, ब्रिटेन और अमेरिका वगैरह काफ़ी उससे घबराए हुए थे, उनको बड़ा खतरा था कम्युनिज्म से। तो वो लोग जो है इंडियन गवर्नमेंट को भी इस मामले में सपोर्ट करने इस वजह से तैयार हो गए कि इंडियन गवर्नमेंट ने ये कम्युनिस्ट के मामले को बताकर ये कहा कि साहब रजाकार भी उनके साथ शामिल हो गए हैं, और एक तरह की इंटरनेशनल सपोर्ट जो है हुकूमत हिंद को मिल गई। और जो हैदराबाद का केस अक़वाम मुत्तहिदा में था, वो केस को एक तरह से कमज़ोर करने या उसको आगे नहीं बढ़ने देने में बड़ी ममदू व मावन चीज़ साबित हुई। वो इस तरह कम्युनिस्टों और रज़ाकारों के इत्तेहाद की बात करना। रज़ाकार कोई बाकायदा मुनज़्ज़म तहरीक नहीं थी। सन 27 में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का गठन हुआ था। सन 37 तक तो कुछ भी काम नहीं करे थे, लेकिन इस बीच में सन 1895 से तकरीबन लगभग जो है हिंदुस्तान, हैदराबाद भर में, सारे सूबे के अंदर बहुत सारे जो है ब्रांचेस उन जमातों के खुलने लगे थे जो फ़िरका वारियत में यकीन रखते थे। एक तरह से जो है फितना पैदा करने का उनका वो था, एक तरह से तफरका पैदा करने की उनकी मुनज़्ज़म कोशिश थी। और ये सिलसिला तकरीबन 50-60 साल से चलता आ रहा था। और शहर हैदराबाद में भी वो उस जहर को फैलाने की बड़ी मुनज़्ज़म कोशिश हो रही थी। कई वाक़यात हो गए थे जहाँ पे खामखा की बिला वजह की इश्तिहाल दिलाने की कोशिश की जा रही थी। तो वैसी सूरत में जब ये सुनने को आया कि आगरा में एक साथ बहुत सारे लोगों को, मुसलमानों को जो है उनकी शुद्धि कर दी गई, उनको मज़हब तब्दील करवा दिया गया, तो यहाँ पर भी ये ज़रूरत महसूस की गई। ये बात डॉक्टर रमन राज सक्सेना भी कहते हैं, जो वकील भी थे और क्या थे, वो भी थे। तो वो कहते हैं कि भाई ये रिएक्शन के तौर पर यहाँ पर जो है लोग मुनज़्ज़म हुए और उन्होंने भी अजला में, देही इलाकों में काम करना शुरू किया कि भाई लोग हमारे साथ शामिल हों। तो ये रज़ाकार हर जगह पे अलग अलग अपने अपने तौर पर वो थे, और उन रज़ाकारों के साथ ज़मींदारों के अपने लोग भी शरीक थे, जिनमें हिंदू भी शामिल थे। उन रज़ाकारों के साथ कम्युनिस्ट लोग भी शामिल थे। उन रज़ाकारों के साथ वक्तन फ़ौक़तन खुद कांग्रेस के मेंबर भी शामिल हो जाते थे। रुस्तुम जी जो डायरेक्टर जनरल बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स होकर रिटायर हुए, फॉर्म किया उन्होंने, वो जब एक उस जगह के एसपी थे पुलिस एक्शन से पहले, तो उनका कहना है कि हमारा काम ही ये था कि हम लोगों को जो है होम गार्ड्स के कपड़े पहनाएं और उनको हैदराबाद की सरहद के अंदर तक भेजें और उनसे तोड़ फोड़ करने के लिए कहें, ताकि माहौल बने कि यहाँ पर फौज कशी का एक माहौल बने और सबब पैदा हो करने का। तो ये बात सारी की सारी ऑन रिकॉर्ड हैं, और जितने जो है उन लोगों की कार्रवाइयाँ हैं वो अपनी जगह पर वेल एस्टेब्लिश्ड हैं। ये और बात है कि बोला नहीं जाता, मगर सब कुछ होने के बावजूद हैदराबादी अवाम, बिलखुसूस रज़ाकार हों या पुलिस एक्शन हो, वो सब कुछ को भुला कर आगे बढ़ना चाहते हैं। लेकिन अब जो जहर फैलाकर जो है इलेक्शन जीता जाने की जो सही शुरू हुई है पिछले 25-30 साल से, तो उसके अंदर ये मौजू बार बार उभर कर सामने आता है। तो मेरा ये अद्या है कि रज़ाकारों ने जानबूझकर जो तोड़फोड़, जो कत्लो गारत गिरी करी, खुसूसन महाराष्ट्र और कर्नाटक के जो है अजला में, तो वो 15 अगस्त 1947 से लेकर 17 सितंबर 1948 तक बाकायदा तौर पर गुस्से की हालत में किया उन्होंने। लेकिन उन्हीं लोगों के खिलाफ किया जिनके बारे में ये शक था कि ये लोग जो है उस तरफ के लोगों से मिलके, सरहद पार के लोगों से मिलके, जिनको एक तरह से हुकूमत हिंद की सरपरस्ती हासिल थी, उन लोगों से मिलके ये हमारे खिलाफ न सिर्फ मकबरी करते हैं बल्कि मौका मिला तो तोड़ फोड़ लूट मार भी करते हैं। वैसे कुछ लोगों के खिलाफ जब रज़ाकार और वैसे लोग जो है उनके खिलाफ काम करने लगे, तो बहुत सारे लोग भाग गए, अपना घर छोड़ के सरहद के उस तरफ चले गए। और अब पुलिस एक्शन के बाद जब हिंदुस्तानी फौजें यहाँ आ गई, तो वो लोग वापस आए और बहुत सारा जहर अपने दिल में लेकर आए, और उन लोगों ने फौज के साथ मिलकर बेइंतहा लूट मार की, बेइंतहा कत्ल-ओ-गारतगिरी की। लेकिन ये जो कहा जाता है कि 2 लाख आदमी मर गए, 5 लाख आदमी, मैं नहीं मानता। मैं पंडित सुंदरलाल की रिपोर्ट को मानता हूँ कि हाँ, उनका जो अंदाजा है 28 था, 40,000 लोगों की मौत हुई और बहुत सारा माली नुकसान हुआ। ये बात अपनी जगह दुरुस्त है। साथ ही साथ मैं ये भी बोलना चाहता हूँ कि 17 सितंबर 1948 के बाद 30 मार्च 1951 तक इस खलील मुद्दत में हैदराबाद
सूबे में 914 कत्ल हुए। तो ये 914 कत्ल जो थे कोई मुसलमान नहीं कर रहे थे, और इन कत्लों में मुसलमान मर भी नहीं रहे थे। तो मारने वाले कौन थे, मरने वाले कौन थे, इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन अगर हो तो ये बात समझ में आ जाती है कि रज़ाकारों का हवा खड़ा कर कर बहुत सारे अपने मकासद की तकमील कर ली हुकूमत हिंद ने, जो कि गैर ज़रूरी था। बड़े आराम से सबको साथ लेके मिलजुल के जो है कर सकते थे। उतना सब जो है लोगों में खौफ हिरास और मायूसी और बेरोजगारी बढ़ाने की कोई वजह नहीं। भाई क्या अब ये ज़रूरत नहीं है कि जो सहाफ़त है या जो तारीखदान है उनको ये जो झूठ फैलाने वाला जो पूरा एजेंडा है उसके ख़िलाफ़ जो है वो अपनी कलम को उठाना चाहिए, और कम से कम आवाम को बाशऊर करने के लिए मतलब उस झूठ को कंडम करने के लिए कुछ काम होना चाहिए। बेशक काम होना चाहिए। साथ ही साथ ये कि घरों के अंदर भी जो है ये बात समझ में आनी चाहिए कि हमारी असल तारीख क्या थी, और वो तारीख को गलत बयान करके हमारे साथ जो है हमको बदनाम करने की जो कोशिश है उसके हम किसी तरह से भी मुस्तहक नहीं हैं। ऐसा कुछ नहीं किया हमने। आम लोग जैसा जहाँ भी जो होता है, गरीब पिसता है, अमीर जो है वो रहता है, वैसी चीज़ें हर माशरे में हुई और यहाँ भी हुई होंगी। लेकिन जानबूझ के टारगेट करके किसी को वो किया गया उसके मज़हब की बुनियाद पर, ऐसे जो अफवाह है ये बिल्कुल गलत है। इसके ऊपर मज़ीद तहकीक की बेइंतहा ज़रूरत है, और जो बातें मैं बता रहा हूँ ये सारी बातें जो है किताबों में छपी हुई हैं, उनके हवाले मिल सकते हैं, उसकी ज़रूरत है ज़रूर। सर भी एक आखिरी सवाल कि उर्दू सहाफ़त के बारे में मैं ये जानना चाहूँगा आपको कि आपकी नज़र में इसका मुस्तकबिल किस तरह से है, और अगर इसको रोशन करना है तो और क्या किया जाना चाहिए। उर्दू के पढ़ने वाले एक तरफ अगर कम हो रहे हैं तो दूसरी तरफ अखबारों की छपाई की तादाद भी जो है कम होती हुई नज़र आती है। लेकिन इससे कुल्ली तौर पर मायूस होके बैठ जाना वो किसी तरह का जो है हल नहीं है मसले का। ये ज़रूर है कि अपने को उर्दू से जोड़े रखना चाहिए, और मुसलमानों के लिए तो बहुत ही आसान है कि अपने आप को जोड़े रखें, चाहे कोई और चीज़ हो ना हो। वो कुरान पढ़ते हैं तो कुरान की तफसीर पढ़ना चाहिए, उनको तर्जुमा पढ़ना चाहिए, उसके ज़रिए अपने आप को जो है बहुत आसानी से उर्दू से जोड़े रख सकते हैं। और उर्दू इतनी इतनी दिलकश ज़बान है कि वो उसकी दिलकशी के बिना पर ही दुनिया तमाम में उसकी मकबूलियत रही। हाँ, दूर दराज के इलाकों में, कोरिया में, जापान में, ऐसे इलाकों में उर्दू के जो है चाहने वाले आज भी उनकी तादाद बढ़ रही है। तो उस मुनासिबत से हम ये समझ सकते हैं कि उर्दू की दिलकशी की बिना पर यह ज़बान जिंदा व जावेद रहेगी ही रहेगी। लेकिन किसी सतह पर उसको कोशिश भी करना चाहिए कि इसको ज़िंदा रखा जाए। अगर हुकूमती सरपरस्ती मिल गई तो निहायत ही उम्दा जो है बात होगी ये। जिस वक्त 1949 में हिंदी को नेशनल ज़बान तस्लीम किया गया तो उस वक्त हिंदी जो है बिल्कुल एक वोट से जीती थी, वो भी चेयरमैन ऑफ द नेशनल लैंग्वेज कमेटी कमीशन के कास्टिंग वोट से जीती थी हिंदी बतौर नेशनल लैंग्वेज। और उन साहब को ना हिंदी आती थी ना उर्दू आती थी। तो कहने का मतलब ये कि कहीं ना कहीं फ़िरका वारियत की वजह से ऐसा हुआ। उस ज़माने में अगर उर्दू जो है कबूल कर ली जाती नेशनल ज़बान, या उस ज़माने में पाकिस्तान जल्दी नहीं करके अपनी ज़बान को उर्दू नहीं बोल लेता, तो उर्दू यहाँ की ज़बान बन सकती थी। और उर्दू उस मुनासिबत से दुनिया के 53 ऐसे ममालिक से जुड़ जाती थी जिनका रस्मुल ख़त बिल्कुल उर्दू जैसा ही था। तो बहुत सारा हमारा इंटरेक्शन वेस्ट एशिया से भी बढ़ता और सेंट्रल एशिया से भी बढ़ता, और बहुत सारी दूसरी ज़बानों से भी हमारा ताल्लुक़ बढ़ा हुआ रहता था। बेहद शुक्रिया गैर भाई यहाँ आने का और हमसे गुफ्तगू करने का, बहुत सारे जो है मालूमात फराहम करने का। नाज़रीन, ये थे डॉक्टर इनामुर रहमान गयूर साहब, और हम अपनी गुफ्तगू का सिलसिला यहाँ ख़त्म करते हैं और अगली बार एक और सहाफ़ी के साथ हाजिर होते हैं। शुक्रिया।